हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू एम्स इंस्टीट्यूट। सी प्लस प्लस की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग आज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है इसके बारे में कुछ स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जनरल टर्म में अगर हम बात करें बेटा, तो आप लोग सी और सी प्लस प्लस से वाकिफ हैं। तो सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस का एग्जाम्पल है। सी प्लस प्लस में आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वी डिवाइड एंटायर प्रोग्राम इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड मॉड्यूल फॉर इजी टू अंडरस्टैंड प्रोग्राम। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में आप लोग क्या करते हैं कि जो कंप्लीट प्रोग्राम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको कि मॉड्यूल कहा जाता है या फंक्शन कहा जाता है, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि आपका प्रोग्राम समझने में इजी हो जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का दूसरा नाम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, जिसको कि आप शॉर्ट में पीओपी भी कहते हैं। ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। एक मेन प्रोग्राम है, इस मेन प्रोग्राम को आपने डिवाइड किया है फर्दर फंक्शंस में, और उन फर्दर फंक्शंस को भी आप देखेंगे कि वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज दिख रही है आपको, ग्लोबल डेटा। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो ग्लोबली डिफाइन होता है नॉर्मली, और उसी डेटा को सभी फंक्शंस एक्सेस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन प्रोग्राम है, उस मेन प्रोग्राम को आपने डिवाइड किया है मल्टीपल फंक्शंस में, और उन फंक्शंस वे जो फंक्शंस हैं वे फंक्शंस डेटा कौन सा एक्सेस कर रहे हैं, जो ग्लोबली डिफाइन हुआ है, जो कि हमने सबसे इनिशियली डिफाइन किया है, उस डेटा को सारे फंक्शंस एक्सेस कर रहे हैं। फंक्शंस का इंडिविजुअल डेटा जो है वो अलग है, बट मैक्सिमम जो टास्क परफॉर्म हो रहा है वो आपका ग्लोबल डेटा की हेल्प से ही होता है। ठीक है। The problem is viewed as the sequence of things to be done, such as reading, calculating and printing, such as C, Pascal, Fortran, etc. C, Pascal, Fortran ये सारी लैंग्वेजेस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का जो बेसिक फंडा होता है वो ये होता है काम कैसे करना है। ठीक है। काम क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है, बट वो सेकेंडरी है। काम कैसे करना है, उसका सीक्वेंस क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें एग्जांपल दिए हैं बेटा, रीडिंग। जब हम लोग रीड करते हैं तो आप लोग एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं कि आपको पहले ये रीड करना है, देन दिस देन दिस। ठीक है। कैलकुलेशन आपको करना है, तब भी आप एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग सीक्वेंस को फॉलो करता है कि पहले आपको जो भी टास्क है वो टास्क तो करना ही है, बट उस टास्क को कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंस इसमें रखता है। कोबोल है, पास्कल है, सी है, फोर्ट्रॉन है, ये सारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में देखा होगा कि जब हम मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं उसके बाद आप पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद CLR SCR फंक्शन का यूज करते हैं। अगर आप CLR SCR फंक्शन पहले यूज करते हैं और बाद में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो सी प्रोग्रामिंग में आपको एक एरर जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सीक्वेंसिंग आप फॉलो नहीं कर रहे हैं जो उसका प्रोसीजर है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो ये है कि आप सीक्वेंस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं, और पूरा एम्फेसिस फंक्शंस पर भी होता है, जैसा कि हम लोगों ने सी के लेक्चर्स में भी देखा है। अगर आप लोगों ने सी के लेक्चर्स नहीं देखे तो वो भी आप लोग जाकर देखिए। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है, फिर से कह रहा हूं मैं, हम लोग बेसिकली फंक्शन यूज करते हैं, उसमें किसी भी प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स, जो कि हम उसको मॉड्यूल्स भी बोलते हैं। एवरी मॉड्यूल हैज इट्स ऑन डेटा एंड फंक्शन विच कैन बी कॉल्ड बाय अदर मॉड्यूल। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हर मॉड्यूल का अपना डेटा और फंक्शन भी होता है जो किसी दूसरे फंक्शन में कॉल किया जा सकता है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि यहाँ पर आप मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, या मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं कि आप किसी एक मॉड्यूल में किसी दूसरे मॉड्यूल को भी कॉल कर सकते हैं। ये इसका सीधा सा कंसेप्ट होता है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि एम्फेसिस इज ऑन डूइंग थिंग्स। जो एल्गोरिथम्स होती है उसका कंसेप्ट आप लोगों को पता है कि एल्गोरिथम में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें फॉलो होती है। ठीक है। लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम्स नोन एज फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली कहा है कि आप बड़े प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं छोटे प्रोग्राम से, जिनको फंक्शंस या मॉड्यूल आप कुछ भी कह सकते हैं। मैक्सिमम फंक्शंस इसमें जो ग्लोबल डेटा है उसको एक्सेस करते हैं। जो अपना खुद का डेटा है वो तो ठीक है, वो तो आप एक्सेस करेंगे ही, जिसको कि आप लोकल डेटा बोलते हैं, बट जो ग्लोबल डेटा है उससे भी मैक्सिमम फंक्शंस यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में होता है। फंक्शंस ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम टू अदर। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग होती है फंक्शन में डेटा की, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा मैंने आपको कहा था कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, काम क्या करना है वो सेकेंडरी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है वो सेकेंडरी है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली ये बनाई इसीलिए गई है। ठीक है, सेकेंड वन, इट टाइज द डेटा मोर क्लोजली टू द फंक्शन ऑपरेशन। यहाँ पर डेटा और फंक्शन, जैसा कि मैंने प्रोसीजर में आपको कहा था कि वहां पर वो खुद का जो लोकल डेटा है वो तो एक्सेस कर ही रहे हैं फंक्शंस, बट उसके अलावा जो ग्लोबल डेटा है उस पर ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। यहाँ पर डेटा और फंक्शन ज्यादा क्लोजली रहते हैं, ये लोग ग्लोबल डेटा पर डिपेंडेंसी नहीं होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इट प्रोटेक्ट्स द डेटा फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन बिकॉज ऑफ एनी आउटसाइड फंक्शन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किसी भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स में, यहाँ पर जो डेटा है और फंक्शन है वो किसी एक एंटिटी में टाइज रहते हैं जिसको कि आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से आप दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इनका खुद का डेटा होता है, इनका खुद का फंक्शन होता है, आपस में कम्युनिकेटिंग होती है दोनों ऑब्जेक्ट से या मल्टीपल ऑब्जेक्ट के बीच में, बट आप सिर्फ कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर रिस्पॉन्स ले सकते हैं, बट आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। It divides the program into a number of parts called object। यहाँ पर आप प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं मल्टीपल पार्ट्स में, बट ये पार्ट्स कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा है, इनका खुद का डेटा होता है, इनका खुद का फंक्शन होता है, ये ग्लोबल डेटा पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इट जनरेट्स डेटा एंड फंक्शंस अराउंड दिस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है, ये आपका जैसा हमने पीओपी का एग्जांपल देखा था ऐसा ये ओओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डायग्राम है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3। हर ऑब्जेक्ट में अपना डेटा और अपना फंक्शन होता है। ठीक है, आप दोनों तीनों ऑब्जेक्ट्स में देख रहे हैं कि खुद का डेटा, खुद का फंक्शन होता है और ये ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये किसी ग्लोबल डेटा पर डिपेंडेंट नहीं होता, पहली चीज ये है। सेकेंड वन कि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स हैव बोथ डेटा एंड मेथड्स। मेथड्स का मीनिंग यहाँ फंक्शन होता है। ऑब्जेक्ट्स के पास में खुद का डेटा, खुद का फंक्शंस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास हैव द सेम डेटा एलिमेंट्स एंड मेथड। ये भी आपको मैंने अभी क्लियर किया है। ऑब्जेक्ट सेंड एंड रिसीव मैसेजेस टू इन्वोक एक्शंस। आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई काम लेना है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को यूज करना चाहते हैं या मेथड को यूज करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वाले फॉर्म में काम करना होता है। की आइडिया इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर क्या होता है? द रियल वर्ल्ड कैन बी एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इंटरेक्ट। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को रियल वर्ल्ड एग्जांपल से जोड़कर और उसको आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं और पूरा कंप्लीटली रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप यहाँ पर फॉलो करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जैसा कि मैंने आपको कहा था प्रीवियसली कि वहां पर
काम क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। एम्फेसिस इज ऑन डेटा रादर देन द प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग यही होता है कि प्रोसीजर इंपॉर्टेंट नहीं है, काम क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू व्हाट आर नोन एज फंक्शन, हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन सच दैट दे कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट। डेटा स्ट्रक्चर उस अकॉर्डिंग डिजाइन होता है जैसा कि ऑब्जेक्ट चाहता है। Functions that operate on the data of an object are tied together in the data structure। जैसा कि हमने प्रीवियसली कहा, डेटा और फंक्शन मोर क्लोजली होते हैं और जिससे कि डेटा स्ट्रक्चर उसको एक्सेस करने में बहुत इजी होता है। डेटा स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाया जाता है। ओके, डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन। डेटा हिडन होता है। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि यहाँ पर डेटा हिडन होता है। आप जो भी डेटा है उसको डायरेक्टली कोई दूसरा फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता है, यहाँ पर कुछ प्राइवेसी होती है। ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शन, ये भी मैंने आपको भी बताया है कि ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेशन होता है बट वो थ्रू फंक्शन होता है। न्यू डेटा एंड फंक्शंस कैन बी इजीली एडेड व्हेनेवर नेसेसरी। जब भी आपको आवश्यकता होगी तब नया डेटा और फंक्शन को आप इजीली ऐड कर सकते हैं। बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि बॉटम अप अप्रोच को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो करता है। बॉटम अप अप्रोच का मीनिंग क्या होता है कि जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि नीचे से ऊपर आप लोग बॉटम से टॉप की ओर बढ़ते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि मान लीजिए कोई जैसे आप लोगों ने ट्री देखा है, ट्री आप लोगों ने पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा है, सॉरी, मैं भी आपको इसको आगे डिस्कस करता हूं जब इसके हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं। ये डिफरेंसेस आई गए यहाँ पर। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पीओपी वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंस क्लियर करना होंगे प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में। डिवाइडेड इनटू, सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम डिवाइड होता है छोटे छोटे पार्ट्स में जिसको फंक्शन कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो होता है उसको ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड वन है इंपॉर्टेंस। इन प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग Importance is not given to data but to function and sequence of action to be done। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि इसमें काम कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोसीजर इम्पोर्टेंट नहीं है, काम क्या करना है वो इम्पोर्टेंट होता है। अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है पीओपी, और बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पर आप टॉप डाउन और बॉटम अप का मीनिंग क्या होता है कि जब आप किसी प्रोग्राम को बनाते हैं हम उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया किसी प्रोग्राम को, तो जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट फॉलो करते हैं, तो इसमें आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट से आप एक अलग काम कराते हैं। आपने उस टास्क को सबको डिवाइड कर दिया है। चूंकि हर ऑब्जेक्ट में अपना डेटा होता है, अपना फंक्शन होता है, वो ग्लोबल डेटा पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने टास्क को डिवाइड कर दिया है और सारे टास्क, सारे ऑब्जेक्ट्स अपने अपने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और बाद में आपने उसको इंटीग्रेटेड किया है। ठीक है, तो ये होती है आपकी बॉटम अप अप्रोच। और टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है कि आप ऊपर से ग्लोबल डेटा को साथ में लेते हुए आप काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, एक्सेस स्पेसिफायर पीओपी में किसी प्रकार का कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इस टाइप से वहां पर सारी चीजें ओपन होती है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक्सेस स्पेसिफायर्स होता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, डेटा मूविंग इन पीओपी डेटा कैन मूव फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन इन द सिस्टम। पीओपी में जितना भी डेटा, जो भी डेटा होता है वो किसी एक फंक्शन से किसी दूसरे फंक्शन में इजीली मूव कर सकता है। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको इसकी परमिशन नहीं देता है। वहां पर जो भी होता है ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू मेंबर फंक्शन। ठीक है, वहां पर आप ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही किसी मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास में ये फैसिलिटी होती है कि आपको कौन सा डेटा शो करना है, कौन सा डेटा हाइड रखना है, जबकि पीओपी में ऐसा नहीं होता है। टू एड न्यू डेटा एंड फंक्शन इन पीओपी इज नॉट सो इजी। नया डेटा और फंक्शन इसमें इजीली आप ऐड नहीं कर सकते, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको इसकी परमिशन देता है।
data access in POP, most function uses global data for sharing that can be accessed freely from function to function in the system. वहीं पर OOP में क्या होता है, डेटा कैन नॉट मूव इजीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, इट कैन बी केप्ट पब्लिक और प्राइवेट, सो वी कैन कंट्रोल टू एक्सेस ऑफ डेटा. ओके, डेटा हाइडिंग, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि पीओपी में डेटा आप हाइड नहीं कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप डेटा को हाइड करके रख सकते हैं. ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल इन पीओपी. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओवरलोडिंग की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है. ओवरलोडिंग का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी एक चीज से आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कराते हैं. एग्जाम्पल्स है पीओपी के सी, वीबी, फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल और सी प्लस प्लस के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल्स हैं सी प्लस प्लस, जावा, .NET, C#, .NET, etc.